अगर आप किसी भी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में स्टैटिक जीके के प्रश्न लिए गए हैं और इन जो जितने भी प्रश्न लिए गए हैं इस वीडियो में, ये सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और इस एक वीडियो से आपके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न जीएस के सारे सब्जेक्ट से लिए गए हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 44वां संविधान संशोधन ये 1978 में हुआ था। और 44वां संविधान संशोधन ये था क्या, तो 44वां संविधान संशोधन ये संपत्ति के अधिकार को, जो पहले संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, ठीक, ये पहले क्या था, संपत्ति का अधिकार, किस प्रत्येक नागरिक अपने पास संपत्ति रख सकते हैं, ये सबका मौलिक अधिकार था। क्या था, मौलिक अधिकार था। और इसे क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकार था, अब इसे मतलब मौलिक अधिकार में से हटा के इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का जो अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जब ये मौलिक अधिकार था तब ये अनुच्छेद नंबर किस में था, मौलिक अधिकार था जब संपत्ति का अधिकार, तो अनुच्छेद नंबर ये 31 में था। अब जब कानूनी अधिकार बन गया संपत्ति का अधिकार तो इसे किस अनुच्छेद में रखा गया, इसे 300 के ए में रखा गया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएंगे। और जब 44वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था उसके पहले मूल संविधान में कितने फंडामेंटल राइट थे, मूल संविधान में कितने, मूल संविधान में आपसे पूछे कितने फंडामेंटल राइट थे। ठीक, मूल संविधान में कितने फंडामेंटल, तब पहले सात मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार। और वर्तमान समय में कितने हैं ये भी पूछा जाता है। वर्तमान समय में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार थे, एक, यहाँ पे एक कम हो गया, 6 मौलिक अधिकार हो गए। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे पूछे कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो ये 1976 में हुआ था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसके तहत कई चीजें संशोधन की गई संविधान में। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये 1978 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन था क्या, इसमें संपत्ति का जो अधिकार था 44वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि पहले मौलिक अधिकार था, क्योंकि पहले संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार था, मौलिक अधिकार था, और इसे अनुच्छेद नंबर 31 में रखा गया था, अनुच्छेद नंबर 31 में था। इसे अब क्या कर दिया गया, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसे किस अनुच्छेद में रखा गया, इसे अनुच्छेद नंबर 300 के ए में रखा गया। और मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। और वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हमारे पास बचे हैं, तो वर्तमान समय में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार केवल बचे हैं। ठीक, और अगर पूछे 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो आप लोग बताएंगे 42वां संविधान संशोधन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था 1976 में। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी। तो भारत की पहली महिला आईपीएस आप लोगों को पता ही होगा, किरण बेदी। लेकिन इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। ठीक, फर्स्ट महिला शासिका की बात कर रहा है, तो पहली महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान थी। कौन, रजिया सुल्तान थी। और चीजें हैं, आपसे पूछे पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। आपसे पूछे पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आप लोग बताएंगे प्रतिभा देवी पाटिल थी। प्रतिभा देवी पाटिल थी पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक, प्रतिभा देवी पाटिल। आपसे पूछे कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, इंदिरा गांधी थी पहली महिला प्रधानमंत्री। कौन, इंदिरा गांधी ने आयरन लेडी भी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, पहली महिला राज्यपाल आपसे पूछे कौन बनी थी, तो ये बनी थी आपके सरोजिनी नायडू। कौन बनी थी पहली महिला राज्यपाल, सरोजिनी नायडू बनी थी। किस राज्य की बनी थी पहली महिला राज्यपाल, यूपी में। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत की पहली महिला आपसे पूछे कि मुख्यमंत्री कौन बनी थी, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री किस राज्य की, किसी राज्य की कौन बनी थी, तो ये आपकी बनी थी सुचेता कृपलानी। कौन, सुचेता कृपलानी। तो ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक, तो ये भी किस राज्य की बनी थी, यूपी की बनी थी। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला आईपीएस, तो आप लोग बताएंगे किरण बेदी हैं भारत की पहली महिला आईपीएस। लेकिन आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला शासिका, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, उनका नाम हो जाएगा रजिया सुल्तान। पुत्री किसकी थी, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी, इल्तुतमिश की पुत्री थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, इल्तुतमिश की पुत्री थी। और आपसे पूछे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो
ये जवाब हो जाएगा प्रतिभा देवी। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो जाएगी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और किस राज्य की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री किस राज्य की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की बनी थी दोनों। ठीक, अब अगला प्रश्न कि कागज का आविष्कार किसने किया? तो कागज का आविष्कार आपसे पूछे किसने किया? चीन ने किया। आपसे पूछे कागजी मुद्रा सबसे पहले किसने जारी किया? कागजी मुद्रा सबसे पहले जारी किसने किया? तो इसका भी जवाब हो जाएगा चीन। जिसने कागज बनाया वही तो कागजी मुद्रा सबसे पहले जारी करेगा। लेकिन आपसे पूछे कि बैंक नोट सबसे पहले किसने जारी किया? क्या आपसे पूछे कि बैंक नोट सबसे पहले किसने जारी किया? तो बैंक नोट सबसे पहले किसने जारी किया? स्वीडन ने। ये दोनों अंतर है यहाँ पे। बैंक नोट सबसे पहले किसने जारी किया? स्वीडन ने। कागजी मुद्रा किसने जारी किया? तो चीन ने। दोनों अलग चीज है। आपसे पूछे कि पुस्तक किसने जारी किया? सबसे पहले पुस्तक किसने छापा? तो जो जिसके पास कागज रहेगा वही तो कागज का पुस्तक छापेगा। तो उसका भी जवाब हो जाएगा पुस्तक मुद्रित करने वाला सबसे पहले कौन है? चीन है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एक जगह है भारत में नेपा नगर। नेपा नगर आप लोग बताएंगे कि क्यों प्रसिद्ध है। नेपा नगर ये भारत में है, ये क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे नेपा नगर में अखबारी कागज बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? अखबारी कागज बनाया जाता है। और ये किस जगह पे है? मध्य प्रदेश में। भारत पे मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं कागज का आविष्कार किसने किया? चीन ने किया। ठीक, आपसे पूछे कि कागजी मुद्रा जारी सबसे पहले किसने किया? तो ये चीन ने सबसे पहले कागजी मुद्रा जारी किया। और बैंक नोट सबसे पहले किसने जारी किया? तो स्वीडन ने सबसे पहले बैंक नोट जारी किया। पुस्तक मुद्रित सबसे पहले किसने किया? तो पुस्तक मुद्रित सबसे पहले चीन ने किया। ठीक, और नेपा नगर प्रसिद्ध क्यों है भारत में? तो नेपा नगर यहाँ अखबारी यानी कि न्यूज़पेपर के कागज बनाए जाते हैं और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और इसी तरह से और वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ठीक, तो अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करते होंगे तो ये वीडियो निश्चित तौर पे आपको मजा देने वाला है। आप लोग इससे बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और अंत तक इस वीडियो को देखिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे शिक्षा दिवस बात कर रहा है, शिक्षक दिवस की नहीं। तो ये 11 नवंबर के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है शिक्षा दिवस 11 नवंबर के दिन? क्योंकि इस दिन किसका जन्मदिन होता है? इस दिन शिक्षा दिवस के दिन यहाँ पे किसका जन्मदिन होता है? तो इस दिन हुआ था अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन। किसका? अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन। तो अबुल कलाम आजाद थे कौन? तो ये भी आप लोग बताएंगे। तो ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। कौन? भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, पहले शिक्षा मंत्री थे तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे अबुल कलाम आजाद। और तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन आपसे पूछे कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है। कब? 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और इस दिन किसका जन्मदिन होता है? इस दिन किसका जन्मदिन होता है? 5 सितंबर के दिन। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन होता है। किसका? सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन इस दिन होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं शिक्षा पहले किस सूची का विषय था? शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था और इसे अब क्या कर दिया गया है? इसे समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। किस सूची का? समवर्ती सूची का विषय बना दिया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में जगह दिया गया। ठीक, देख लेते हैं शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को दिन मनाया जाता है। और इस दिन किसका जन्मदिन होता है? तो इस दिन अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन होता है। ठीक, अबुल कलाम आजाद थे कौन? तो ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इनके जन्मदिन पे भारत में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन जन्मदिन होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन होता है। ठीक, और शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस जो है राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में लाया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि संस्कृत व्याकरण का जनक कौन है? तो महर्षि पाणिनि है संस्कृत व्याकरण के जनक। कौन? महर्षि पाणिनि है संस्कृत व्याकरण के जनक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप लोग बताएंगे कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक भी कौन है? पाणिनि है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अष्टाध्यायी के लेखक भी
पाणिनि है। आप लोग से संस्कृत व्याकरण का जनक पूछे तो महर्षि पाणिनि। ठीक, अगर आपसे पूछे कि संस्कृत का जनक कौन है, संस्कृत का जनक कौन है, तो संस्कृत भाषा का जनक आपसे पूछे कौन है, यहाँ पे भाषा भी ऐड करिए। संस्कृत भाषा का जनक आपसे पूछे तो आप लोग बताएंगे क्या है, ऋग्वेद है। संस्कृत भाषा का जनक कौन सा वेद, ऋग्वेद है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और साथ में आप लोग देखेंगे जंतु विज्ञान का जनक कौन है, जंतु विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु है जंतु विज्ञान के जनक। कौन, अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक। और आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अर्थशास्त्र के जनक आपसे पूछे तो आप लोग बताएंगे कौन, एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक कौन, एडम स्मिथ। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे यहाँ पे कि आपसे पूछे कि संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है, महर्षि पाणिनि है। ठीक, और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि ही है अष्टाध्यायी के लेखक। जबकि संस्कृत भाषा का जनक आपसे पूछे कौन है, तो आप लोग बताएंगे ऋग्वेद संस्कृत भाषा का जनक है। जबकि जंतु विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु है जंतु विज्ञान के जनक। और अर्थशास्त्र के जनक जो है एडम स्मिथ है। ठीक, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। खालसा पंथ की स्थापना किसने, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ठीक, और गुरु गोविंद सिंह थे कौन, तो ये सिखों के 10वें नंबर के गुरु थे। ठीक, और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कब की, तो 1699 में किया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं सिख धर्म की। तो सबसे पहले सिख धर्म से तो यही प्रश्न पूछा जाता है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, तो गुरु नानक ने किया था। गुरु नानक ने किया था सिख धर्म की स्थापना। गुरु नानक ही सिखों के पहले गुरु थे। कौन थे, ये सिखों के पहले गुरु थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। गुरु नानक ने एक चीज की शुरुआत की थी, दो चीज की शुरुआत की थी, वो पूछा जाता है। जैसे इन्होंने संगत की शुरुआत की, आपसे पूछे संगत की शुरुआत किसने की, गुरु नानक ने। आपसे पूछे कि लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की, तो ये भी गुरु नानक ने ही किया। अब दो चीजें आप लोग याद रखेंगे, एक तो आप लोग याद रखेंगे अर्जुन देव का नाम, सिखों के गुरु अर्जुन देव का नाम, और एक का नाम रखेंगे आप लोग, एक का तेग बहादुर का नाम याद रखेंगे, तेग बहादुर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी हत्या मुगल शासकों ने करवाई थी। आपसे पूछे अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई और तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई, तो अर्जुन देव की जो हत्या है वो आपके करवाए थे कौन, जहांगीर करवाए थे। जहांगीर करवाए थे अर्जुन देव की हत्या। क्यों करवाए थे, क्योंकि ये खुसरो की मदद कर रहे थे। किसकी, ये खुसरो की मदद कर रहे थे। ठीक, खुसरो की मदद कर रहे थे, इस वजह से हत्या करवा दी है। चलो ये तो ठीक है, लेकिन अगले गुरु थे जो ये तेग बहादुर, इनकी हत्या करवाया था औरंगजेब। इनकी हत्या कौन करवाया था, औरंगजेब। और ये तो क्यों करवाया था, क्योंकि ये इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं कर रहे थे। इस्लाम धर्म ये नहीं स्वीकार कर रहे थे, तो ये इसका रीजन था, क्योंकि ये जो कि ये सरासर गलत है। और अर्जुन देव की बात करें तो इन्होंने क्या, इन्होंने आदि ग्रंथ लिखा था। क्या लिखे थे, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, आदि ग्रंथ की रचना अर्जुन देव ने की। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं खालसा पंथ की स्थापना आपसे पूछे किसने की, तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। अब बात करते हैं सिख धर्म की कुछ चीजों के। तो देखिए सिख धर्म में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं वो ये है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की, गुरु नानक। और गुरु नानक कौन थे, किस नंबर के गुरु थे, पहले गुरु। और शुरुआत किसने की, शुरुआत किस चीज का, इन्होंने संगत की शुरुआत की और लंगर व्यवस्था की शुरुआत की। और अर्जुन देव की बात करें तो ये सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे। किस नंबर के, 5वें नंबर के गुरु। और इनकी हत्या किसने करवाया, जहांगीर ने करवाया। क्यों करवाया, क्योंकि ये खुसरो की मदद कर रहे थे। गुरु तेग बहादुर जो कि सिखों के 9वें नंबर के गुरु थे। कितने, 9वें नंबर के गुरु थे। और इनकी हत्या किसने करवाई, इनकी हत्या औरंगजेब ने करवाई। क्यों करवाई, क्योंकि इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार कर रहे थे। ठीक, तो ये दोनों चीजें थी। अब बात करते हैं बिस्मिल्लाह खान का संबंध। तो ये सहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे, सहनाई बजाते थे। और इसके लिए इन्हें भारत रत्न दिया गया। अब ये पूछा जाता है कि इन्हें भारत रत्न कब दिया गया, तो 2001 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। अब बात करते हैं पन्नालाल घोष क्या करते हैं। पन्नालाल कुछ वाद्य यंत्रों मतलब वादक का नाम याद कर लेते हैं, पन्नालाल घोष। तो ये क्या बजाते हैं, पन्नालाल घोष ये बांसुरी बजाते हैं। अब बात करते हैं अमजद अली का। अमजद अली क्या बजाते हैं, अमजद अली तो ये सरोद बजाते हैं। क्या, सरोद बजाते हैं। अब बात करते हैं जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं, जाकिर हुसैन आप सभी जानते हैं ये तबला बजाते हैं। तबला बजाते हैं जाकिर हुसैन। और बात करते हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। पंडित हरिप्रसाद जो है चौरसिया क्या बजाते हैं, ये बांसुरी बजाते हैं। क्या बजाते हैं, ये बांसुरी बजाते हैं। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे।
तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, तो ये शहनाई बजाते हैं, इन्हें इसके लिए भारत रत्न 2001 में दिया गया। पन्नालाल घोष जो कि बांसुरी बजाते हैं। अजमत अली का संबंध किस वाद्य यंत्र से, सरोद बजाते हैं। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से, तो ये तबला बजाते हैं, जो कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी के वादक हैं। बारदोली आंदोलन 1928 में हुआ और यहाँ पे किसने नेतृत्व किया, ये पूछा जाता है, नेतृत्व किसने किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका नेतृत्व करते हैं। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, और ये बारदोली आंदोलन था क्या, क्योंकि इसमें क्या कर दिया गया था, इसमें किसान का कर वृद्धि कर दिया गया था, किसान का कर वृद्धि कर दिया गया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, किसान की कर वृद्धि के लिए ये हुआ था और इसके जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम क्या था, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमेटी बनाई गई थी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन सी कमेटी, ये एग्जाम में पूछा गया है। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड नामक कमेटी इसमें बनाई गई थी इसके जांच के लिए। ठीक, और इन्होंने यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, ये पूछा जाता है। तो यही आंदोलन में जो बारदोली की महिलाएं थी, बारदोली आंदोलन में जो महिलाएं शामिल थी, उन्होंने इन्हें सरदार की उपाधि दी। ठीक, सरदार की उपाधि से इन्हें नवाजा। ठीक, तो ये देख लेते हैं। आपसे पूछे कि यहाँ पे बारदोली आंदोलन कब हुआ था, तो ये 1928 में यहाँ पे नेतृत्व कौन करने गए थे, वल्लभ भाई पटेल गए थे। किसान कर वृद्धि के मामले का ये मामला था और जांच के लिए इसे मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमेटी बनाई गई थी और यहाँ पे सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और बात करते हैं प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, तो इसमें 1+6 यानी कि एक अध्यक्ष थे जो कि भीमराव अंबेडकर थे और 6 अन्य सदस्य थे। अब आपसे पूछे कि प्रारूप समिति की गठन कब हुई थी, तो इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। और आपसे पूछे कि प्रारूप संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, आपसे पूछे कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, तो वी.एन. राव ने संविधान के प्रारूप तैयार किए। किसने, वी.एन. राव ने। आपसे पूछे कि संविधान के प्रारूप पे बहस कितने दिन तक चला, संविधान के प्रारूप पे बहस कितने दिन चला, तो 114 दिन तक इस पे बहस चला था। तो ये सारे प्रारूप से संबंधित प्रश्न थे। अब देख लेते हैं। आपसे पूछे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, 1+6 यानी कि 6 सदस्य थे। ठीक, 7 सदस्य थे। कितने, 7 सदस्य थे। ठीक, तो ये याद रखेंगे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो ये क्या हमने लिख दिया। तो प्रारूप समिति का आपसे पूछे कि गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया पूछे, तो उसका जवाब क्या हो जाएगा, वी.एन. राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। जबकि आपसे पूछे प्रारूप पे बहस कितने दिन तक चली, तो 114 दिन तक संविधान के प्रारूप पे बहस चली। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो ये ट्राम्बे में है। ट्राम्बे कहाँ पे, मुंबई में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान के मुंबई कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र की राजधानी है, आप सभी जानते हैं। आपसे पूछे कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था, तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था, अप्सरा नाम था। कितना अच्छा नाम है, अप्सरा। ठीक, जैसे लग रहा है ये आसमान से आई है। ठीक, आपसे पूछे कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन था, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम क्या था, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम क्या था, कहाँ था, तो तारापुर में था। कहाँ पे, तारापुर। ये भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में से स्थापित किया गया था। और आपसे पूछे कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, कई बार हमने बताया परमाणु बम किसने बनाया, तो ओपेनहाइमर ने परमाणु बम बनाया। किसने, ओपेनहाइमर ने परमाणु बम बनाया। और आपसे पूछे कि परमाणु बम में कैसी अभिक्रिया होती है, परमाणु बम में कैसी अभिक्रिया होती है, तो इसमें कैसी अभिक्रिया होती है, इसमें नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि पर हाइड्रोजन बम में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ये आप लोग बताएंगे हाइड्रोजन बम में कैसी अभिक्रिया होती है, तो इसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। इसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक, लेकिन चाइना कंट्रोल करने का ये जुगाड़ बना लिया था, कुछ समय तक कंट्रोल किया था, क्योंकि ये नियंत्रण के बाहर होती है। पर कौन सी अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ठीक, तो ये अभी आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं। आपसे पूछे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, बात करते हैं पहला परमाणु
रिएक्टर का क्या नाम था? भारत का अप्सरा नाम था, ठीक, और जो कि आसमान से आई है। और पहला, यहाँ पे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र का क्या नाम था भारत के? तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में बनाया गया था। और परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो ओपेनहाइमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया। परमाणु बम में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। अब जबकि परमाणु हाइड्रोजन बम में कौन सी अभिक्रिया होती है? अंदर जाओ, तो हाइड्रोजन बम में कैसी अभिक्रिया होती है? तो ये होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ठीक। जितनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 3 नंबर, विश्व की सबसे गहरी खाई मैरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। किसमें? प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कहाँ पे? प्रशांत महासागर में, ठीक। और यहाँ पे जो मैरियाना ट्रेंच है, इसके दक्षिण में एक खाई है, इसके दक्षिण में सबसे गहरी खाई है। कैसी खाई है? एक गहरी खाई है। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है क्या? चैलेंजर गर्त नाम है। क्या? चैलेंजर गर्त नाम है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चैलेंजर गर्त आपसे पूछे किसे कहते हैं, तो मैरियाना ट्रेंच के दक्षिण में एक गहरी खाई है, उसका नाम है चैलेंजर गर्त। ये सबसे गहरी खाई है, ठीक। बात करते हैं और मैरियाना ट्रेंच की, इसकी गहराई कितनी है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। गहराई, नई गहराई पूछे तो 1134 किलोमीटर बता सकते हैं, लेकिन आपको पुरानी मिल जाए तो 1122 मीटर बता सकते हैं। 1134 या फिर 1122 कोई भी मिले आप लगा सकते हैं, ठीक। और बात करते हैं अब प्रशांत महासागर के बारे में। प्रशांत महासागर में क्या क्या चीजें हैं तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा महासागर, ठीक। आपसे पूछे कि इसका विस्तार कितना है? प्रशांत महासागर का जो विस्तार है, तो ये पृथ्वी के जो विस्तार है, पृथ्वी के विस्तार का 1/3 है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि सर्वाधिक ज्वालामुखी किस क्षेत्र में आती है? सर्वाधिक क्या आती है? ज्वालामुखी कहाँ पे आती है? तो ये प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आती है, जिसे क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर कहते हैं, जिसे रिंग ऑफ क्या कहते हैं? फायर कहते हैं, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आती है। आपसे पूछे कि सर्वाधिक द्वीप किस महासागर में है? तो सर्वाधिक द्वीप प्रशांत महासागर में है, ठीक। आपसे पूछे कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? तो ये भी प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। आपसे पूछे कि प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं? प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं? तो प्रशांत महासागर का जो चौराहा है वो हवाई द्वीप को कहते हैं। किसे? हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो हवाई द्वीप कहाँ पे स्थित है? ये अमेरिका में। कहाँ पे? यूएसए में स्थित है। तो ये सारी चीजें प्रशांत महासागर से आप याद रख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी है। कहीं न किसी एग्जाम में या फिर प्रैक्टिस सेट में आप ये सारे प्रश्न पा जाएंगे, ठीक। तो सबसे गहरी खाई मैरियाना ट्रेंच है, ठीक। कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर में। और इसकी दक्षिण में एक खाई है जो कि सबसे गहरी है, जिसका नाम है चैलेंजर गर्त, प्रशांत महासागर में स्थित है, फिलीपींस द्वीप के पास में। कहाँ पे? फिलीपींस के पास में स्थित है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राजधानी मनीला है। और गहराई इसकी कितनी है? 1134 मीटर या फिर 1122 मीटर, आपको कोई सा भी मिल सकता है। अब प्रशांत महासागर के बारे में देखेंगे। सबसे गहरा महासागर, सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा भी है। और विस्तार कितनी है? पृथ्वी के जो विस्तार है उसका 1/3 है भाग इसका है। और सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ पे? रिंग ऑफ फायर एरिया में पाए जाते हैं, जो कि प्रशांत महासागर में। और सर्वाधिक द्वीप प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं? हवाई द्वीप को, यूएसए को कहते हैं, ठीक। प्रशांत महासागर, ये मैरियाना ट्रेंच कहाँ पे? फिलीपींस द्वीप के पास में स्थित है जी, ठीक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? ये आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक। तो अब कब किए थे? ये 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज का एक नारा था जिसका जो क्या था? भारत भारतीयों के लिए है। भारत किसके लिए है? भारतीयों के लिए है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत भारतीयों के लिए है ये नारा आर्य समाज का। जबकि दयानंद सरस्वती का एक नारा था, क्या नारा था जो कि एग्जाम में फेमस था? वेदों की ओर लौटो। इनका नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। किसका नारा था? आर्य समाज के संस्थापक ये दयानंद सरस्वती का नारा था। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था मूल शंकर। इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर। और आपसे एक सभा और इन्होंने स्थापना किया था जिसका क्या नाम है? शुद्धि आंदोलन। आपसे पूछे कि शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे?
शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये भी आपके दयानंद सरस्वती जी थे। कौन थे? दयानंद सरस्वती जी थे। ठीक। और आपसे पूछे कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? आपसे पूछे कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी है? तो ये भी आपके दयानंद सरस्वती का है। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं। तो ये आर्य समाज के संस्थापक, ये यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक। तो यहाँ पे इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक। क्योंकि ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको मिले भी होंगे। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। अगर पूछे स्थापना कब हुआ था तो 1875 में। इनका मूल नाम क्या था? आर्य। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, मूल शंकर। और दयानंद सरस्वती ने नारा क्या दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। और आर्य समाज का एक नारा था क्या? भारत भारतीयों के लिए। तो ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और शुद्धि आंदोलन के संस्थापक भी कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। जबकि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी किसने? दयानंद सरस्वती ने की। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में सब पूछा जाए। भारतीय सेना के पहले सेना प्रमुख कौन थे? तो इनका नाम है के.एम. करियप्पा। कौन? के.एम. करियप्पा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, के.एम. करियप्पा इनका नाम है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से लिखेंगे इसे क्योंकि सही से ये गलत हो गया। के.एम. करियप्पा इनका नाम है। तो आप लोग बताएंगे थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, और वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? और नौ सेना दिवस कब मनाया जाता है? नौ सेना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए थल सेना दिवस ये 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है, और जबकि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। अब लेकिन नौ सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। थल सेना हेड कौन है? थल सेना के हेड कौन है? मनोज पांडे हैं। थल सेना के हेड कौन है? मनोज पांडे हैं। ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। वायुसेना कौन है? तो इसके हेड कौन है? विवेक राम चौधरी है। कौन? विवेक राम चौधरी वायुसेना के हेड हैं। अब जबकि नौसेना के हेड कौन है? तो इनका नाम क्या है? आर हरि कुमार। नौसेना हेड कौन है? आर हरि कुमार। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि भारत के पहले सीडीएस कौन थे? भारत के पहले सीडीएस कौन थे? तो भारत के पहले सीडीएस कौन है? भारत के पहले सीडीएस थे विपिन रावत। कौन? विपिन रावत। जन्म कहाँ? उत्तराखंड के रहने वाले थे। और भारत के वर्तमान समय में सीडीएस कौन है? वर्तमान समय में सीडीएस, तो इसका नाम कौन है? अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान वर्तमान समय में भारत के सीडीएस हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि भारतीय सेना के पहले सेना प्रमुख कौन है? तो ये है आपके के.एम. करियप्पा। कौन है? के.एम. करियप्पा। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी के दिन। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर के दिन। और नौ सेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर के दिन। और थल सेना के हेड कौन है? तो मनोज पांडे हैं। वायुसेना के हेड कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। और नौसेना के हेड कौन है? तो आर हरि कुमार है। भारत के पहले सीडीएस कौन है? आपसे पूछे तो आपका जवाब हो जाएगा क्या? विपिन रावत। वर्तमान में सीडीएस कौन है? अनिल चौहान है। ये दूसरे नंबर के सीडीएस है। कौन? दूसरे नंबर के। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लोक नृत्य से, शास्त्रीय नृत्य से कथक किस राज्य का? तो ये कथक उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक। और कुछ लोक नृत्य भी है उत्तर प्रदेश में, जैसे नौटंकी हो गया। आपसे पूछे कहाँ का है? नौटंकी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कजरी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। नौटंकी कजरी पूछ ले, या फिर आपसे पूछे कि जोहरा कहाँ का है? जोहरा। तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कथक। तो कथक के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कथक के प्रसिद्ध कलाकार जिनका नाम पूछा जाता है तो कौन है? पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज हैं कथक के प्रसिद्ध कलाकार। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि वहाँ पे कथक पूछे कहाँ का है, तो आप लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश का या फिर उत्तर भारत का। उत्तर भारत का भी जवाब मिल सकता है। उत्तर भारत में भी कथक किया जाता है। अब बात करते हैं कथकली कहाँ का है? कथकली, तो कथकली पूछे या फिर मोहिनी अट्टम पूछे। कहाँ का? कथकली या मोहिनी अट्टम पूछे, तो इन दोनों का जवाब कहाँ पे हो जाएगा? मोहिनी या फिर कथकली या मोहिनी अट्टम, इन दोनों का जवाब कहाँ पे हो जाएगा? केरल में। ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग बताइए कि पयोली एक्सप्रेस किसे कहते हैं? पयोली एक्सप्रेस किसे कहते हैं? या फिर ढींग एक्सप्रेस किसे कहते हैं? पयोली एक्सप्रेस या फिर ढींग एक्सप्रेस किसे, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ढींग एक्सप्रेस किसे कहते हैं? या फिर आपसे पूछे कि उड़न परी किसे कहते हैं?
उड़न परी किसे कहते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें। पयोली एक्सप्रेस किसे कहते हैं, पीटी उषा को कहते हैं पयोली एक्सप्रेस। ढींग एक्सप्रेस किसे कहते हैं, तो हिमा दास को कहते हैं ढींग एक्सप्रेस। किसे, हिमा दास को कहते हैं। जबकि उड़न परी किसे कहते हैं, ये भी पीटी उषा को कहते हैं। किसे, पीटी उषा को कहते हैं। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की, राजधानी है लखनऊ। ठीक, नवाबों की नगरी। और नौटंकी किसका लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का। कजरी कहाँ का लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश का। जोहरा कहाँ का लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश का। और कथक के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, पंडित बिरजू महाराज हैं, जिनका संबंध कहाँ से, लखनऊ घराना से संबंधित है। कहाँ से, लखनऊ घराना से संबंधित है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कथकली आपसे पूछे कहाँ का है, या फिर मोहिनीअट्टम पूछे कहाँ का है, तो इसका जवाब हो जाएगा केरल हो जाएगा। ठीक, अब पयोली एक्सप्रेस किसे कहते हैं, तो पयोली एक्सप्रेस पीटी उषा को कहते हैं। ढींग एक्सप्रेस किसे कहते हैं, तो हिमा दास को कहते हैं। उड़न परी किसे कहते हैं, तो पीटी उषा को उड़न परी कहते हैं। बात करते हैं इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता, हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता। फिर से लिख देंगे, कोई बात नहीं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। तो इसीलिए तो गलत हो रहा था, यहाँ पे पूरा गलत है ये। तो हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो कि पूछा जाता है, तो इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। क्या, हिस्टोरिका नामक पुस्तक हेरोडोटस ने लिखी थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये निवासी कहाँ का था, तो ये यूनान का रहने वाला था। कहाँ का, ये यूनान का रहने वाला था, ये यूनानी था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या था, ये यूनानी था। अब बात करते हैं इतिहास का पिता हेरोडोटस। इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, किसके काल को कहा जाता है, इतिहास का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है, तो ये भी आप लोग बताएंगे। तो ये आपको गुप्त काल को कहा जाता है, गुप्त काल को कहा जाता है इतिहास का स्वर्णकाल। लेकिन आपसे पूछे कि किस मुगल के काल को, किस मुगल के काल को क्या कहा जाता है, किस मुगल के शासन काल को कहा जाता है, स्वर्णकाल कहा जाता है। किस मुगल काल के शासन काल को क्या कहा जाता है, इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये ऐसे करके एग्जाम में पूछे तो आप इसका जवाब क्या हो जाएगा, शाहजहां। इसका जवाब क्या हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा। जबकि आपसे पूछे कि कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में है, कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में लिखा हुआ है, तो कश्मीर का इतिहास जो कि रजत रंगिनी में लिखा हुआ है, रजत रंगिणी पुस्तक में लिखा गया है। और रजत रंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, तो कल्हड़ है। रजत रंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, कल्हड़ है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं। और आपसे पूछे इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। यूनान के रहने वाले हैं। इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका, इसके लिए ये फेमस है। ठीक, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है, हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है, तो हिस्टोरिका हेरोडोटस की पुस्तक है। इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो गुप्त काल को कहा जाता है इतिहास का स्वर्णकाल। जैसे मुगल काल में किसका शासन काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, तो ये शाहजहां के काल को स्वर्णकाल कहा जाता है मुगल काल में। बात करते हैं कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में, रजत रंगिनी पुस्तक है। रजत रंगिनी पुस्तक में के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो कि लिखे कौन थे, कल्हड़ लिखे थे। अगला प्रश्न है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये स्वीडन के रहने वाले थे, स्वीडिश थे। और अल्फ्रेड नोबेल में डायनामाइट का आविष्कार किया और 1867 में। कब किया, 1867 में। और अल्फ्रेड नोबेल के ही याद में, जो मर गए, इनके याद में 1901 से क्या दिया जाने लगा, 1901 से नोबेल पुरस्कार का वितरण होने लगा। इनके याद में नोबेल पुरस्कार का क्या होने लगा, वितरण होने लगा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और आप लेकिन आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र का नोबेल कब से दिया जाने लगा, अर्थशास्त्र का नोबेल का शुरुआत कब से हुआ, तो देखिए नोबेल का शुरुआत तो 1901 से हुआ, क्योंकि अर्थशास्त्र का नोबेल की शुरुआत कब से, 1968 से हुआ। लेकिन आपसे पूछे कि 2 बार नोबेल किसे मिला, 2 बार नोबेल पाने वाली कौन है, तो मैडम क्यूरी है। 2 बार नोबेल पाने वाली कौन, मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल मिला। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार, स्वीडन के रहने वाले थे। 1867 में इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। और इनके याद में ही 1901 से जब मर गए, इनके याद में नोबेल पुरस्कार का वितरण होता है। ठीक, लेकिन आपसे पूछे अर्थशास्त्र का नोबेल कब से दिया जाने लगा, तो 1968 से अर्थशास्त्र का नोबेल दिया जाने लगा।
2 बार नोबेल पर आने वाली मैडम क्यूरी हैं। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? तो कैलकुलेटर के आविष्कार करने वाले कौन है? विलियम सिकार्ड थे। कौन? विलियम सिकार्ड कैलकुलेटर के आविष्कार करने वाले। जबकि आपसे पूछे कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। जबकि आपसे पूछे कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया? एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रॉन्टजन ने किया था। रॉन्टजन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। आपसे पूछे कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? टेलीफोन का आविष्कार। तो इसका जवाब हो जाएगा ग्राहम बेल ने किया टेलीफोन का आविष्कार। लेकिन आप लोग बताएंगे कि मोबाइल का आविष्कार किसने किया? मोबाइल का आविष्कार किसने किया, ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो ये देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि कैलकुलेटर का आविष्कार विलियम सिकार्ड ने किया। कैलकुलेटर का आविष्कार विलियम सिकार्ड। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टजन ने किया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने। जबकि मोबाइल का आविष्कार किसने किया? आप लोग बताएंगे, बहुत चलाते हैं आप लोग मोबाइल, इस वजह से आप लोग ही बताएंगे। एड्स का पूरा विस्तार क्या है? तो एड्स का जो पूरा विस्तार है उसका नाम है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है ये एड्स का पूरा नाम। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या है? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, आपसे पूछे कि एड्स किसके द्वारा होता है? तो ये वायरस के द्वारा होता है। वायरस के द्वारा होता है। एड्स का वायरस क्या है? HIV है एड्स का वायरस। क्या है? HIV वायरस से होता है। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आप लोग बताएंगे। एड्स दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। और आपसे पूछे कि DNA का पूर्ण रूप क्या है? DNA का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपका है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है DNA का फुल फॉर्म। लेकिन आपसे पूछे कि RNA का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि RNA का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। राइबोन्यूक्लिक अम्ल है RNA का फुल फॉर्म। क्या है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं आपसे एड्स का पूर्ण विस्तार क्या है? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है एड्स का पूर्ण विस्तार। ठीक, और आपसे पूछे कि किस वायरस के द्वारा एड्स होता है? तो HIV वायरस के द्वारा एड्स होता है। ठीक, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो 1 दिसंबर के दिन विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और RNA का पूर्ण रूप क्या है? तो राइबोन्यूक्लिक अम्ल है RNA का पूर्ण रूप। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अनुच्छेद किसमें है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 में है। कौन कौन से लोग भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो इसमें लोकसभा के निर्वाचक सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचक सदस्य और जो राज्य में विधानसभा होते हैं उसके निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि इनका निर्वाचन कैसे होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है? तो इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, अब आपसे पूछे कि राष्ट्रपति के में जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो चुनाव होता है उसका संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति के चुनाव में, तो राष्ट्रपति में जो चुनाव का संचालन कौन करता है? चुनाव के संचालन कौन करता है? तो ये आपके करता है निर्वाचन आयोग। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी निर्वाचन आयोग की स्थापना। जबकि कोई विवाद हो जाए, राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाए, विवाद का निपटारा कौन करता है? तो जो विवाद है उसका निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, यानी कि उच्चतम न्यायालय करता है। कौन? उच्चतम न्यायालय करता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 में कौन वोट करता है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और जो राज्य होते हैं उसमें जो विधानसभा होती है उसके निर्वाचित सदस्य इसमें वोट करते हैं। सभी के सभी निर्वाचित हुए होते हैं। जबकि लोग वहाँ पे उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या है? लोकसभा के निर्वाचित या फिर यहाँ पे मनोनीत कोई भी सदस्य वोट कर सकते हैं, सारे सदस्य। और निर्वाचन कौन करता है? तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। और चुनाव का संचालन जो है, राष्ट्रपति के चुनाव का संचालन कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी।
जबकि विवादों का निपटारा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय यहाँ इसके विवादों का निपटारा करता है। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने जलियांवाले बाग में जो गोलीबारी का आदेश दिया था। और इनको हत्या किसने किया था? इनकी हत्या किसने किया था? ऊधम सिंह ने इनकी हत्या की थी। जलियांवाले बाग हत्याकांड से संबंधित जो जनरल डायर थे उनकी हत्या कौन किए थे? ऊधम सिंह ने इनकी हत्या की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 19 अप्रैल ये कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक। और कहाँ पे हुआ था? ये अमृतसर पंजाब में। कहाँ पे? अमृतसर। कहाँ पे है? अमृतसर पंजाब में स्थित है। यहाँ पे हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं इस समय भारत में वायसराय कौन थे? इस समय भारत में वायसराय कौन थे? तो इसमें चैम्सफोर्ड थे। भारत में वायसराय कौन थे? चैम्सफोर्ड वायसराय थे। और इसके जांच के लिए जिस समिति को बनाया गया जिसका क्या नाम है? हंटर आयोग। इसका गठन किया गया था हंटर आयोग का इसके जांच के लिए गठन किया गया था। और बात करते हैं इसमें दुखी होकर नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी? नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी? तो नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसमें नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि जलियांवाले बाग में गोलीबारी का आदेश किसने दिया? जनरल डायर ने दिया। इनकी हत्या किसने किया? ऊधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या आगे चल के कर दिया। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। इस समय वायसराय कौन थे? चैम्सफोर्ड थे वायसराय। और जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका क्या नाम है? हंटर आयोग। और नाइटहुड की उपाधि जलियांवाले बाग हत्याकांड में दुखी होकर किसने लौटा दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ग्वालियर का किला किस शासक ने बनाया? तो राजा मानसिंह ने बनवाया था ग्वालियर का किला। मानसिंह ने। और मानसिंह किसके दरबार में रहते थे? मानसिंह किसके दरबार में रहते थे? तो ये अकबर के दरबार में रहते थे। और एक युद्ध आपके लिए है जो कि क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध ये कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध ये तो 1576 में हुआ था। इसमें क्या यहाँ पे अकबर की तरफ से मानसिंह थे। अकबर की तरफ से कौन थे? मानसिंह थे युद्ध में। और उधर से कौन थे? उधर से आपके राणा प्रताप थे। कौन? राणा प्रताप थे। ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसमें दोनों के बीच में हुई। और बात करते हैं और यहाँ पे मानसिंह के बारे में। तो ग्वालियर के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। तो ग्वालियर में आपसे पूछे कि तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। आपसे पूछे कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पे? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पे? तो इनकी भी समाधि कहाँ पे? ग्वालियर में। ठीक। इनकी भी समाधि कहाँ पे? ग्वालियर में। अब सांस बहु मंदिर कहाँ स्थित है? भारत में आपसे पूछे सांस बहु मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपके ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ठीक। और आपसे पूछे कि घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो ये सारी आपके ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये सारी चीजें आप लोग साथ में ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए ग्वालियर का किला किसने बनाया? मानसिंह ने बनाया। मानसिंह किसके दरबार में रहते थे? ये अकबर के दरबार में रहते थे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में हुआ। इसमें मानसिंह अकबर की तरफ से भाग लिए और राणा प्रताप एक तरफ से थे। और तानसेन का मकबरा कहाँ बना है? तो और ग्वालियर में बना है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ बनी है? तो ग्वालियर में बनी है। सांस बहु मंदिर कहाँ पे? तो ग्वालियर में स्थित है, मध्य प्रदेश में। और घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ पे? ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे? पटियाला में स्थित है। कहाँ पे? पटियाला में स्थित है। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पटियाला में स्थित है। कहाँ पे? पटियाला में। और बात करते हैं, लेकिन आपसे पूछे कि राष्ट्रीय खेल विकास कोष कहाँ पे स्थित है? ये आप लोग बताएंगे। राष्ट्रीय खेल विकास कोष कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय खेल विकास कोष ये भी एग्जाम इंपॉर्टेंट है। तो ये 1998 में इसकी स्थापना हुई। ठीक। शॉर्ट फॉर्म क्या है? NSDF इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और बात का राष्ट्रीय खेल दिवस कब है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त को। इस दिन किसका जन्मदिन होता है? मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है। ये किसके खिलाड़ी थे? तो ये हॉकी के खिलाड़ी थे। ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे।
देख लेते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे स्थित है, पटियाला में स्थित है। राष्ट्रीय खेल हमारा क्या है, तो राष्ट्रीय खेल विकास कोष कहाँ पे 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है, ठीक। और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। भारत में राष्ट्रीय दिवस कब मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाए जाते हैं, 29 अगस्त को। इस दिन मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है। ये किसके प्लेयर थे, हॉकी के खिलाड़ी थे। ईमेल का आविष्कार किसने किया, तो वीएस अय्यादुराई ने किया। कौन, वीएस अय्यादुराई ने यहाँ पे इसकी आविष्कार किया। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये तमिलनाडु के साइड में रहने वाले थे, तमिलनाडु। ये भारत के थे, भारत के, लेकिन ये अब जाके बस गए किसके, अमेरिका में हो गए। अमेरिका में ये वर्तमान समय में रह रहे हैं, ठीक। यानी कि मतलब समय में मतलब होंगे ये अमेरिका में। या और बात करते हैं इसका ईमेल का विस्तार रूप क्या है, ईमेल का विस्तार रूप क्या है, तो इसका विस्तार रूप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका विस्तार रूप है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन आपसे पूछे कि ईमेल का जनक कौन है, ईमेल का जनक कौन है, तो ईमेल का जनक माना जाता है टॉमलिंसन को। किसको, टॉमलिंसन को। क्यों, क्योंकि ये ईमेल को सबसे पहले शायद भेजे थे, यूज किए थे, तो इस वजह से इनको माना जाता है ईमेल के जनक। तो देखिए ईमेल का आविष्कार किसने किया था, वीएस अय्यादुराई ने किया था, ठीक। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये भारत के रहने थे। ये भारतीय मूल के क्या थे, भारतीय मूल के थे, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं इनका विस्तार रूप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का विस्तार रूप है। ईमेल का जनक कौन है, टॉमलिंसन है ईमेल के जनक, ठीक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कठोरतम पदार्थ क्या है, तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। और ये हीरा क्यों कठोर होता है, क्योंकि इसकी चतुष्फलकी संरचना होती है। क्या है, इसकी चतुष्फलकी संरचना, यानी कि चतुष्फलक नुमा होता है, तो इस वजह से ये कठोर है, इसकी कठोरता का कारण होता है। और हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है हमेशा। क्यों चमकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसमें होता है, तो इस वजह से ये चमकता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप, आपसे पूछे क्या होता है कार्बन का, आपसे पूछे कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है, तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो होता है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप वो हीरा होता है। क्या होता है, हीरा होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला, हीरा के बारे में बात करते हैं, तो कोहिनूर हीरा आप लोग बताएंगे कहाँ से मिला, तो ये गोलकुंडा की खान से, कहाँ से, गोलकुंडा की खान से मिला था कोहिनूर हीरा, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं हल्की धातु कौन है, यहाँ पे सबसे भारी धातु कौन सी है, सबसे भारी, पहले भारी धातु आप लोग बताएंगे, तो ओस्मियम है सबसे भारी धातु। कौन सी है, ओस्मियम है सबसे भारी धातु। और सबसे हल्की धातु आपसे पूछे क्या है, तो सबसे हल्की धातु क्या है, लिथियम है सबसे हल्की धातु, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा। और क्यों कठोर है, क्योंकि इसमें चतुष्फलकी संरचना पाई जाती है। और चमकता क्यों है हीरा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये चमकता हुआ दिखाई देता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है, हीरा होता है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप। कोहिनूर हीरा क्या है, कहाँ से, गोलकुंडा की खान से मिला। सबसे भारी धातु, कठोरतम धातु हीरा, भारी धातु ओस्मियम, और हल्की धातु क्या, लिथियम। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है, तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है, देवेंद्र नाथ टैगोर है। किसने, कौन, देवेंद्र नाथ टैगोर है, ठीक। और आपसे पूछे कि भारतीय संघ के संस्थापक कौन है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं सुरेंद्र नाथ। कौन, सुरेंद्र नाथ इसके संस्थापक हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संस्थापक हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1876 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करेंगे गदर पार्टी की, गदर पार्टी, तो इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1913 में। कहाँ पे हुई इसकी स्थापना, तो सैन फ्रांसिस्को, कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई। और किसने किया, यहाँ पे कब हुआ, कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। इसकी स्थापना किसने की, तो लाला हरदयाल और
यहाँ पे सोहन सिंह भाखना भी किए थे। इसके संस्थापक कौन? लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह इसके संस्थापक थे। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, जबकि भारतीय संघ के संस्थापक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। भारतीय संघ के संस्थापक 1876 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ पे हुई? सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे? अमेरिका में। लाला हरदयाल लाल और सोहन सिंह भाखना ने इसकी स्थापना की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करके उन्हें भी बताइए और कमेंट करके बताइए कि ये आपको कैसा लग रहा है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। अगला प्रश्न है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। क्या था इसका प्राचीन नाम? पाटलिपुत्र। अब बात करते हैं इसकी स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने इसकी स्थापना किया था। किसने? उदयन ने इसकी स्थापना किया था। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये गंगा और यमुना के संगम पे स्थित है। गंगा एंड सोन नदी के संगम पे स्थित है। गंगा और सोन नदी के संगम पर ये स्थित है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किसने किया? इसका नाम बदलकर पटना किसने किया? तो इसका नाम बदलकर पटना किसने किया? शेरशाह सूरी ने किसने किया? किसने? शेरशाह सूरी ने किया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं तीसरी बौद्ध संगीति की। तीसरी बौद्ध संगीति के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्यों ये लिया गया प्रश्न? क्योंकि ये हुआ था कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे? ये पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो ये 250 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 250 बीसी में हुआ था। और यहाँ पे शासन किसका था? तो ये अशोक के शासन काल में हुआ। किसके? अशोक के शासन काल में हुआ था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और पटना के बारे में याद रखेंगे। आपसे पूछे कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या हुआ करती थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या हुआ थी? तो ये भी पाटलिपुत्र या फिर पाटलिपुत्र हुआ करती थी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और पाटलिपुत्र को पोलीबोरथा किसने कहा? ये पूछा जाता है। पाटलिपुत्र को पोलीबोरथा किसने कहा? किसने? पोलीब्रोथा किसने कहा? तो ये कहा था पोलीब्रोथा किसने? मेगास्थनीज ने। किसने? मेगास्थनीज ने कहा था। तो ये अभी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की? तो ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कई बार बताए हैं हम। तो देखिए, पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम। स्थापना किसने किया था? उदयन ने पटना का स्थापना किया था। अब बात करते हैं गंगा और सोन नदी के संगम पर यह स्थित है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पटना पाटलिपुत्र किस नदी के संगम पे स्थित है? गंगा और सोन नदी का। और इसका नाम बदल के पटना किसने किया? तो शेरशाह ने इसका नाम बदल के पटना किया। तीसरी बौद्ध संगीति जो है उसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। 250 बीसी में अशोक के शासनकाल में हुआ। और मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी क्या हुआ करती थी? पाटलिपुत्र हुआ करती थी। अब पाटलिपुत्र को पोलीबोरथा किसने कहा? पाटलिपुत्र को पोलीबोरथा किसने कहा? तो मेगास्थनीज ने कहा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। काला महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो देखिए, काला महाद्वीप पूछे या फिर पूछे पठारी महाद्वीप किसे कहा जाता है? या फिर अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? या फिर आपसे पूछे कि यहाँ पे जनजाति महाद्वीप किसे कहा जाता है? क्या? जनजाति महाद्वीप किसे कहा जाता है? या फिर आपसे पूछे कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? या फिर पूछे कि विश्व में सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में? सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में है? तो सारे का जवाब क्या हो जाएगा? सारे का जवाब हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप इसका जवाब हो जाएगा। ठीक, आपसे पूछे कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी घास पाई जाती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास पाई जाती है। क्या? सवाना घास पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में। और आपसे पूछेगा कि क्रूगर नेशनल पार्क किस महाद्वीप में स्थित है? क्रूगर नेशनल पार्क। तो देश का नाम सीधे नहीं, यहाँ पे महाद्वीप का नाम ही पूछता है। तो अफ्रीका महाद्वीप में
क्रूगर नेशनल पार्क स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि यहाँ पे काला महाद्वीप किसे कहते हैं, या फिर पठारी महाद्वीप किसे कहते हैं, या फिर अंध महाद्वीप किसे कहते हैं, या फिर जनजातीय महाद्वीप किसे कहते हैं, या फिर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, या फिर सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में है। लगभग यहाँ पे 54 देश हैं। तो ये सारे जवाब क्या हो जाएंगे आपके, अफ्रीका हो जाएगा, सबका अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पे घास कौन सा पाया जाता है, सवाना घास पाया जाता है। क्रूगर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अब बात करते हैं दिल्ली का लाल किला। यहाँ पे मुगल वंश का यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। किसने, शाहजहां ने। जबकि आपसे पूछे आगरा का किला किसने बनाया, आगरा का किला किसने बनाया, तो ये बनवाया था किसके, अकबर ने बनवाया था। किसने, अकबर ने बनवाया था। तो ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और शाहजहां का मूल नाम आपसे पूछे क्या था, मूल नाम, तो यानी कि बचपन में क्या ऐसे कहा जाता था, तो खुर्रम कहा जाता है। क्या, खुर्रम कहा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं इसने और कौन सी चीज है, जामा मस्जिद पूछे, जामा मस्जिद किसने बनवाया था, तो जामा मस्जिद किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था। किसने, शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक, और कब कहाँ पे स्थित है जामा मस्जिद, तो ये दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। और 1644 में इसे बनवाया था, 1644 में। बात करते हैं दीवाने खास किसने बनवाया, दीवाने खास का निर्माण किसने करवाया, तो ये भी शाहजहां ने बनवाया था। और कब बनवाया था, तो ये 1637 में बनाया था। कब, 1637 में बनाया था। ताजमहल किसने बनवाया, ताजमहल, तो ये आपके शाहजहां ने बनवाया। ताजमहल किसने, शाहजहां ने बनवाया। किसके याद में, तो अपनी बीवी के याद में, मुमताज नाम था, मुमताज की याद में। और ये कहाँ पे, किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां का मूल नाम क्या था, खुर्रम नाम था इसका मूल नाम। अकबर का किला, आगरा का किला किसने बनवाया, तो अकबर ने आगरा का किला बनवाया। जामा मस्जिद किसने बनवाया, तो शाहजहां ने जामा मस्जिद बनवाया। कहाँ पे, दिल्ली में, 1644 में। दीवाने खास किसने बनवाया, तो शाहजहां ने बनवाया। कब, 1637 में। ताजमहल किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया। किसकी याद में, मुमताज की याद में। और ये कहाँ पे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे आगरा में स्थित है। ठीक, इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। संगणक कंप्यूटर के हिंदी में कहते हैं। कंप्यूटर की खोज या फिर जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक, और आपसे पूछे कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। परम 8000 है। अब बात करते हैं, और कंप्यूटर के जिस भाग को हम लोग छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं, जिस भाग को क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसे कौन सा पार्ट, ये हार्डवेयर होता है। कौन सा, हार्डवेयर होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर में एक अस्थायी स्मृति होती है। अस्थायी स्मृति यानी कि मेमोरी हिंदी में कहते हैं। ठीक, ये रैम होती है। कौन सी, रैम होती है। और कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति किसे कहते हैं, अस्थायी स्मृति किसे कहते हैं, तो वो रोम को कहते हैं। रोम, जिसे चेंज नहीं किया जाता, ये अस्थायी रूप से एक विद्यमान होता है। ठीक, अब बात करते हैं कुछ सुपर कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछे कि परम शक्ति सुपर कंप्यूटर किसने बनवाया, परम शक्ति सुपर कंप्यूटर, तो ये IIT खड़गपुर वालों ने बनवाया। किसने, IIT खड़गपुर ने बनाया। किसने बनाया, तो IIT खड़गपुर वालों ने बनाया। तो आपसे पूछे कि परम गंगा सुपर कंप्यूटर किसने बनाया, परम गंगा सुपर कंप्यूटर, तो ये IIT रुड़की ने बनाया। किसने, IIT रुड़की के छात्रों ने बनाया। और आपसे पूछे कि परम कामरूप किसने बनाया, परम कामरूप सुपर कंप्यूटर किसने बनाया, तो ये IIT यहाँ पे असम ने, गुवाहाटी में, IIT गुवाहाटी में बना। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, भारत कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। कंप्यूटर की खोज किसने की, चार्ल्स बेबेज ने की। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है, तो परम 8000 है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर को जिस भाग को हम लोग छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति होती है जिसमें क्या कहते हैं, रैम कहते हैं। अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। ठीक, परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहाँ पे, तो IIT खड़गपुर में। और परम गंगा सुपर कंप्यूटर कहाँ पे स्थापित किया गया, IIT रुड़की में। और परम कामरूप सुपर कंप्यूटर कहाँ पे स्थापित किया गया, तो IIT गुवाहाटी में स्थापित किया गया।
ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो फिल्म जगत में दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। इसका अन्य नाम भी है, ऑस्कर पुरस्कार का अन्य नाम क्या होता है? एकेडमी पुरस्कार भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? एकेडमी पुरस्कार भी कहते हैं। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो 1929 में हुई थी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑस्कर पाने वाली पहली, आपसे पूछे पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला का क्या नाम था? भानु अथैया नाम था। क्या? भानु अथैया नाम था। इन्हें कब ऑस्कर मिला था? तो ये आपके 1982 में ऑस्कर मिला था। क्यों? क्योंकि ये गांधी फिल्म में, ये गांधी नामक एक फिल्म आई थी, इसमें गांधी का क्या डिजाइन किया था? इसमें कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इन्हें भारत यहाँ पे पहला ऑस्कर पुरस्कार मिला। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि 26 बार ऑस्कर पुरस्कार किससे मिला? 26 बार ऑस्कर पाने वाले कौन है? तो 26 बार ऑस्कर पाने वाले कौन है? तो वाल्ट डिज्नी। कौन? वाल्ट डिज्नी है पहली 26 बार ऑस्कर पाने वाले। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, यहीं पे आपसे पूछ ले कि ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किससे है? ग्रैमी पुरस्कार का संबंध तो ये संगीत क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार। जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किससे है? तो ये आपके दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म से है। ठीक, और इसका अन्य नाम क्या है? एकेडमी पुरस्कार भी कहा जाता है इसे। 1929 में इसकी शुरुआत हुई। और ग्रैमी पुरस्कार किसके क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑस्कर पाने वाली जो पहली भारतीय महिला है उनका क्या नाम है? भानु अथैया नाम है। इन्हें 1982 में ऑस्कर गांधी फिल्म में इन्होंने कॉस्ट्यूम को डिजाइन किया। ठीक, और बात करते हैं 26 बार ऑस्कर पाने वाली, तो वाल्ट डिज्नी है 26 बार ऑस्कर पाने वाले। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम एंडीज है। और इसकी ऊंची चोटी जो है उसका नाम क्या है? माउंट एकांकागुआ। क्या? माउंट एकांकागुआ है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं ये कहाँ पे स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अब बात करते हैं, लेकिन आपसे पूछे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो एंडीज। अब आपसे पूछे कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, तो इसका जवाब हो जाएगा अरावली। अरावली। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई। अब बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका जवाब हो जाएगा हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमालय। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो इसका सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट। और बात करते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8848.86 मीटर इसकी हाइट है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं पे आपसे पूछ ले कि निक्स ओलंपिया कहाँ पे स्थित है? निक्स ओलंपिया पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो निक्स ओलंपिया जो है वो आपके कहाँ पे है? ये मंगल पे है। निक्स ओलंपिया मंगल पे है। जबकि एटलस पर्वत आपसे पूछे कहाँ पे? एटलस पर्वत कहाँ पे है? तो ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पे? ये अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला एंडीज। ऊंची चोटी क्या है? माउंट एकांकागुआ। और आपसे पूछे विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला। ये अब अवशिष्ट रूप में है। तो ये शिखर, इसकी ऊंची चोटी गुरु शिखर, इसकी हाइट कितनी? 1722 मीटर। और बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय है। और माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। निक्स ओलंपिया पूछे कहाँ पे? मंगल पे। जबकि एटलस पर्वत पूछे कहाँ पे? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में। बेरिंग जल संधि, अब कुछ जल संधियों के बारे में देखेंगे। तो बेरिंग जल संधि क्या करती है? उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। किससे? उत्तरी अमेरिका को अलग करने का काम करती है एशिया से। ठीक, एशिया से ये अलग करती है। माइनस का चिन्ह होगा अलग करना, और प्लस जब लिखेंगे तो मतलब जोड़ना। ठीक, अब बात करते हैं युकाटन जल संधि। युकाटन जल संधि के बारे में देखेंगे।
तो युकाटन जल संधि क्या काम करती है, तो ये क्यूबा को मैक्सिको से अलग करती है। क्यूबा को किससे अलग करती है, मैक्सिको से अलग करती है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि के बारे में, तो ये किसको किसको अलग करती है, तो ये ओमान को ईरान से अलग करती है। किसको, ओमान से ईरान को अलग करने का काम करती है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं जिब्राल्टर जल संधि की। जिब्राल्टर जल संधि, तो ये क्या करता है, तो ये अटलांटिक महासागर को क्या करता है, ये भूमध्य महासागर को में जोड़ता है। किसमें, भूमध्य महासागर को में जोड़ता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जबकि एक जल संधि और आपसे जो पूछा जाता है, आपसे पूछे कि टोरस जल संधि कहाँ पे स्थित है, टोरस जल संधि, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जो टोरस जल संधि है वो ऑस्ट्रेलिया को पपुआ न्यू गिनी से जो अलग करती है। ऑस्ट्रेलिया को किससे अलग करने का काम करती है, तो ये पपुआ न्यू गिनी को अलग करती है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए आपसे पूछे बेरिंग जल संधि, तो ये क्या करती है, ये उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है। युकाटन जल संधि, तो ये मैक्सिको को अलग करती है क्यूबा से। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। जिब्राल्टर जल संधि, तो ये भूमध्य महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। जबकि हार्मुज जल संधि क्या करती है, तो ये ओमान और ईरान को अलग करती है। ठीक, अब कि टोरस जल संधि क्या करती है, ये ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी से क्या करती है, अलग करती है। ठीक, अब बात करते हैं टीपू सुल्तान, यहाँ पे आ गए क्लास में। तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी है क्या थी, श्रीरंगपट्टनम थी। क्या, श्रीरंगपट्टनम थी यहाँ पे टीपू सुल्तान की राजधानी। ठीक, और टीपू सुल्तान शासक कहाँ का था, जो टीपू सुल्तान शासक जो है ये मैसूर का शासक था। और मैसूर वर्तमान में कहाँ का, कर्नाटक क्षेत्र था मैसूर का। ठीक, तो बात करते हैं यहाँ पे टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, तो ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो ये 1799 में हुआ। कब, 1799 में ये हुआ था। ऐसे में शासन काल किसका था, तो ये शासन काल जो था इसमें वेलेजली का शासन काल चला था। किसका, वेलेजली का शासन काल इस समय भारत में चल रहा था। और टीपू सुल्तान के पिता का नाम बताइए, पिता के नाम से ही बेटे की पहचान होती है। तो पिता का नाम किसका, हैदर अली। लेकिन जब तक बेटे छोटे रहे तब तक, लेकिन अगर बेटा बड़ा हो जाता है तो उसका फर्ज बनता है कि पिता को बेटे के नाम से जाने और बेटे के नाम की वजह से पिता को सम्मान किया जाए। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या है, श्रीरंगपट्टनम है। और टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। मैसूर कहाँ पे, कर्नाटक में। टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि लड़ा गया था 1799 में। और टीपू सुल्तान जब 1799 में इसका यहाँ पे मैसूर युद्ध हुआ तो उसमें शासन कौन था उस समय, भारत में शासन वेलेजली का था। और टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था, हैदर अली था। ठीक, बंगाल विभाजन कब हुआ, तो बंगाल विभाजन 1905 में बंगाल विभाजन करजन के समय में हुआ था। कहाँ पे, करजन के समय में बंगाल विभाजन हुआ। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस समय स्वदेशी आंदोलन चलाए गए, भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाए गए। और आपसे पूछेगा भारत में स्वदेशी आंदोलन कब चलाए गए, तो ये 7 अगस्त ये कब चलाए गए, तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन भारत में चलाया गया। और बंगाल विभाजन आपसे पूछे कि रद्द कब हुआ, रद्द 1911 में किया गया। किसके द्वारा किया गया रद्द बंगाल विभाजन को, तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा भारत बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, हार्डिंग के द्वारा। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, तो भारत का बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। भारत का पहला गवर्नर जनरल का क्या नाम था, वारेन हेस्टिंग था। क्या वारेन हेस्टिंग था, भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम वारेन हेस्टिंग था। भारत का पहला नवाब कौन बना था, बंगाल का पहला नवाब कौन बना था,
तो बंगाल का जो पहला नवाब था उसका क्या नाम था? मुर्शीद कुली खां। क्या नाम था इसका? मुर्शीद कुली खां इसका नाम था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में करजन के समय में हुआ। स्वदेशी आंदोलन कब चला गया? तो 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में। किसके? इसमें बंगाल विभाजन के क्या विरोध में यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं रद्द कब किया गया? तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे और बंगाल का पहला नवाब क्या था? मुर्शीद कुली खां। तो इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करते हैं किस राज्य की राजभाषा जो है अंग्रेजी है? तो नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। ठीक, बात करते हैं नागालैंड का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा? किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था नागालैंड का गठन? तो इसके लिए 13वां संविधान संशोधन आप लोग याद रखेंगे, जो कि हुआ था कब? 1962 में। और इसके तहत नागालैंड का गठन कब हुआ था? तो 1963 में नागालैंड का गठन हुआ था। और नागालैंड की आपसे पूछी कि राजधानी क्या है? तो नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा है। ठीक, और नागालैंड सीमा साझा किस किस राज्यों से करता है? तो ये भी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे कि साउथ साइड में पूछा जाता है कि कौन सी राज्य की कहाँ की किस चीज़ का सीमा साझा कर रहा है। ठीक, तो ये ऊपर की तरफ से अरुणाचल प्रदेश में और नीचे की तरफ से ये मणिपुर से सीमा साझा करता है। और पूर्व साइड में ये असम से सीमा साझा, पश्चिम से ये असम से सीमा साझा करता है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। वहीं पे आपसे पूछे कि हार्नबिल महोत्सव कहाँ पे मनाए जाते हैं? तो हार्नबिल जो है उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पे? नागालैंड में मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी? नागालैंड की। राजधानी क्या? कोहिमा। नागालैंड का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा? 13वां संविधान संशोधन, जो कि 1962 में होता है। इसके तहत नागालैंड का गठन हुआ 1963 में। और नागालैंड सीमा साझा किससे करता है? ऊपर की तरफ से अरुणाचल प्रदेश, ऊपर अरुणाचल प्रदेश, नीचे यहाँ पे मणिपुर और पश्चिम साइड में असम स्थित है। ठीक, हार्नबिल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। रूस की संसद का क्या नाम है? तो रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। आपसे पूछे कि रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है रूस की राजधानी। और रूस की मुद्रा का क्या नाम है? तो रूस की मुद्रा का क्या नाम है? रूबल है रूस की मुद्रा का नाम। रूस की संसद का क्या नाम है? संसद का नाम तो यहाँ पे है। अब आपसे पूछे रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो रूस का जो है राष्ट्रीय जो खेल है क्या है? तो शतरंज है रूस का राष्ट्रीय खेल। कौन? शतरंज है रूस का राष्ट्रीय खेल। आपसे पूछे कि अब कुछ देशों की संसद का नाम, जैसे जापान के संसद का क्या नाम है? डायट है जापान के संसद का नाम, कई बार पूछा गया है। आपसे पूछे कि पाकिस्तान के संसद का नाम क्या है? तो पाकिस्तान के जो संसद का नाम है वो नेशनल असेंबली है। नेशनल असेंबली है पाकिस्तान के संसद का नाम। और आपसे पूछे कि बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है? तो इसका बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? जातीय संसद है बांग्लादेश के संसद का नाम। और आपसे पूछे कि चीन के संसद का नाम क्या है? तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। आपसे पूछे चीन के संसद का नाम, तो इसके संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। क्या है? नेशनल पीपुल कांग्रेस है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। राजधानी क्या है रूस की? मॉस्को है। रूस की राजधानी मॉस्को। और रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। और रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो शतरंज है रूस का राष्ट्रीय खेल। अब बात करते हैं जापान डायट है, इसका संसद का नाम। पाकिस्तान के संसद का नाम नेशनल असेंबली है। जबकि बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद है। और चीन के संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री हैं। ठीक, और आपसे पूछे भारत के पहले कानून मंत्री कौन है? भारत के पहले कानून मंत्री आपसे पूछे कौन है? तो BR अम्बेडकर है। भारत के पहले कानून मंत्री कौन है? BR अम्बेडकर। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। हमने अभी बताया ही इनके बारे में। मौलाना अबुल कलाम
आज़ाद हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति हैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण। कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। जबकि भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री आपसे पूछे, भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री आपसे पूछे तो राजकुमारी अमृता कौर है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन, राजकुमारी अमृता कौर हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग कॉपी में नोट करके पढ़ेंगे। बात करते हैं भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले गृह मंत्री थे। ठीक, और बात करते हैं आपसे पूछे कि पहले कानून मंत्री कौन है भारत के, तो BR अम्बेडकर भारत के पहले कानून। पहले उपराष्ट्रपति कौन है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के पहले उपराष्ट्रपति। भारत के पहले शिक्षा मंत्री पूछे मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो अमृता कौर हैं भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री। RBI की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। लेकिन आपसे पूछे कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये हुआ था आपके 1 जनवरी RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में इसकी राष्ट्रीयकरण हुआ। अब आपसे पूछे कि RBI का पहले हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित था, तो RBI का जो पहले हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में स्थित था। और वर्तमान समय जो RBI के हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे, मुंबई में स्थित है। कहाँ पे, मुंबई में स्थित है। और बात करते हैं, ठीक, आपसे पूछे कि RBI के पहले गवर्नर कौन थे, RBI के पहले गवर्नर कौन थे, तो ओसबॉर्न स्मिथ थे हैं। RBI के पहले गवर्नर कौन है, ओसबॉर्न स्मिथ हैं। और RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो इनका नाम कौन क्या था, तो RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। और RBI के वर्तमान समय जो गवर्नर है उनका क्या नाम है, तो वर्तमान समय शक्तिकांत दास इनका नाम है। क्या, शक्तिकांत दास इनका नाम है। और किस नंबर के गवर्नर है, 25 नंबर के ये गवर्नर है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। और पहले हेडक्वार्टर कहाँ पे था, कोलकाता में। वर्तमान समय जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे, मुंबई में स्थित है। और पहले गवर्नर कौन है, तो ओसबॉर्न स्मिथ हैं पहले गवर्नर। और पहले भारतीय गवर्नर कौन है, तो CD देशमुख है। RBI के वर्तमान समय गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं 25वें नंबर के RBI के वर्तमान समय गवर्नर। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो कांग्रेस के जो 4 अधिवेशन था, जैसे कि पहला हो गया और दूसरा हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा देखते हैं। चौथा, तो ये सारी देखते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, दोनों चारों इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपसे पूछे कि पहले वाला जो 1885 में हुआ, दूसरा वाला जो है 1886 में हुआ, तीसरा वाला जो है 1887 में हुआ और चौथा वाला जो है 1888 में हुआ। और पहले वाला कहाँ पे हुआ था, ये आपके मुंबई में हुआ। पहला वाला जो है मुंबई में हुआ, दूसरा वाला कहाँ पे हुआ, कोलकाता में हुआ। कहाँ पे, कोलकाता में। और तीसरा वाला कहाँ पे हुआ, ये मद्रास में हुआ। कहाँ पे, मद्रास में हुआ। और चौथा वाला जो है वो इलाहाबाद में हुआ। कहाँ पे, इलाहाबाद में हुआ। और पहले वाले में जो अध्यक्ष थे, यहाँ पे पहले वाले अध्यक्ष थे, वहाँ पे पहले अध्यक्ष बने थे कौन, CD। यहाँ पे पहले अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी। ये कौन थे, WC बनर्जी, ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ये आपसे पूछे कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी। और दूसरे वाले में कोलकाता में जो अध्यक्षता हुए थे, तो इसमें बने थे अध्यक्ष कौन, दादा भाई नौरोजी इसमें अध्यक्ष बने थे। और आपसे पूछे कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन बने थे, कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन बने थे, तो दादा भाई नौरोजी बने थे। और तीसरा वाला जो मद्रास में हुआ था, इसमें अध्यक्षता बने थे कौन, यहाँ पे बदरुद्दीन तैयब। कौन बने थे, बदरुद्दीन तैयब। और ये क्या थे, बदरुद्दीन तैयब, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं तो इलाहाबाद में जो हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन बने थे, जॉर्ज यूल बने थे। कौन, जॉर्ज यूल, ये कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। कौन, पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो अब आप लोग बता देंगे कौन थे, बदरुद्दीन तैयब। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, तो
पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में अध्यक्ष कौन बने थे? पहले अध्यक्ष बने थे रमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा जो अधिवेशन था 1886 में कोलकाता में हुआ, इसमें पहले पारसी अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा वाला अधिवेशन कहाँ पे हुआ? 1887 में मद्रास में, इसमें बदरुद्दीन तैयब ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। और चौथा जो था कांग्रेस का अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ, इसमें जॉर्ज ले भारत के पहले कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। प्रस्तावना की भाषा किस देश से? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। लेकिन आपसे पूछे कि प्रस्तावना का प्रावधान, प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? तो इसमें जवाब हो जाएगा क्या? अमेरिका से लिया गया। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया। तो दोनों अलग अलग चीज है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और प्रस्तावना में बात करते एकमात्र संशोधन हुआ था, एकमात्र बार संशोधन हो चुका है प्रस्तावना में। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कब हुआ था। तो इसके लिए प्रस्तावना में संविधान संशोधन तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए यहाँ पे प्रस्तावना में। 3 शब्द क्या? समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। कौन कौन से? समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष, ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। ठीक। और आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलिया से और कौन कौन सी चीजें ली गई हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, तो जो कि इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया से आपसे पूछे कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आपसे पूछे कि संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त बैठक, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से। और आपसे पूछे कि भारत में व्यापार और वाणिज्य किस देश से लिया गया? व्यापार एंड वाणिज्य किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा जो है, केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्ति का बंटवारा होता है, जो वो कहाँ से लिया गया है? तो शक्ति का बंटवारा जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो देख लेते हैं प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया। तो भाषा की बात करें प्रस्तावना का, ऑस्ट्रेलिया का, जबकि प्रस्तावना किस देश से लिया गया, यानी कि प्रस्तावना का प्रावधान किस देश के संविधान के देख के किया गया? तो अमेरिका का। बात करते हैं प्रस्तावना में एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसके तहत संविधान में 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में। कौन कौन सा? समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। ठीक। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और कौन कौन सी चीजें ली गई है? तो समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक, व्यापार और वाणिज्य, और जबकि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा भी कहाँ से लिया गया है? ये आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग से संबंधित है, कांस्य युग से। लेकिन आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया हड़प्पा सभ्यता के लोग ने? तो सबसे पहले इन्होंने तांबा का प्रयोग किया था, तांबा का। और आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता में किस धातु की खोज नहीं हुई थी? आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता में किस धातु की खोज नहीं हुई थी? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे लोहा नहीं खोजा गया था, लोहा का खोज यहाँ पे नहीं हुआ था। और बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता खोज किसने किया? तो खोज दयाराम साहनी ने किया। कौन? दयाराम साहनी ने इसकी खोज किया। और कब किया? तो 1921 में इसकी खोज की। किस नदी के किनारे खोज की है? तो यहाँ पे रावी नदी के किनारे से खोजा गया। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे खोजा गया। और आपसे पूछे कि वर्तमान में ये कहाँ पे स्थित है? तो ये वर्तमान में पाकिस्तान साइड में ये हड़प्पा सभ्यता स्थित है। कहाँ पे? वर्तमान पाकिस्तान साइड में। और बात करते हैं इसकी लिपि कौन सी थी? तो ये आपके भाव चित्रात्मक लिपि थी। कौन सी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। और बात करते हैं यहाँ पे सिंधु सभ्यता में देवता, प्रमुख देवता का नाम पूछा जाता है। कौन? तो पशुपतिनाथ थे यहाँ पे प्रमुख देवता, पशुपतिनाथ थे। और बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख फसल क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख फसल क्या था? तो प्रमुख जो फसल था वो कपास था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। और बात करते हैं सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो यहाँ पे तांबा बताएंगे। और किस धातु की खोज नहीं हुई थी सिंधु सभ्यता में? तो यहाँ पे लोहा नहीं खोजा गया था। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सभी कंफ्यूजन वाले प्रश्न होते हैं।
और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने? दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। वर्तमान समय में कहाँ पे स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ की लिपि कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता की तो बहुत चित्रात्मक लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख देवता हैं उनका क्या नाम है? पशुपति नाथ नाम है। प्रमुख फसल क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का? कपास है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? फीमर होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ क्या होती है? फीमर। और ये कहाँ की हड्डी होती है? जांघ की हड्डी होती है। आपसे पूछे कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपीज है। स्टेपीज है शरीर की सबसे छोटी हड्डी। और ये कहाँ की हड्डी होती है? तो ये मध्य कान की हड्डी। केवल कान नहीं, आप लोग मध्य कान बताएंगे तो ये हड्डी होती है शरीर में। आपसे पूछे कि कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो कान में 6 हड्डियाँ होती हैं। टोटल 6 हड्डियाँ होती है। आपसे पूछे कि खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो खोपड़ी में जो है 8 हड्डियाँ होती है। चेहरे में, मनुष्य के शरीर में चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14 हड्डियाँ होती हैं। मनुष्य के शरीर में हाथ पैर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो हाथ पैर अलग अलग, एक पैर एक हाथ, या फिर कितनी हड्डियाँ? 30 हड्डियाँ। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियाँ कितनी होती हैं? तो 206 हड्डियाँ होती हैं। मनुष्य में टोटल पेशियों की संख्या कितनी होती है? पेशियों की संख्या आपसे पूछे कितनी होती है? तो इसमें 690 लगभग 693 यहाँ पे पेशियों की संख्या होती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए। शरीर की सबसे छोटी हड्डी फीमर या फिर जांघ की हड्डी है, ये पैर में पाया जाता है। बात करते हैं सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टेपीज। ये मध्य कान की हड्डी होती है। शरीर में कुल हड्डी 206। कान में कितनी हड्डियाँ? 6 हड्डियाँ। खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ? 8 हड्डियाँ। चेहरे में कितनी हड्डियाँ? 14 हड्डियाँ। हाथ और पैर में कितनी हड्डियाँ? 30 हड्डियाँ होती हैं। बात करते हैं पेशियों की संख्या कितनी? 693। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। किसे? लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। और लाला लाजपत राय का जन्म आप लोग बताएंगे कब हुआ था? तो ये 28 जनवरी 1865 में इनका जन्म हुआ था। 28 जनवरी 1865। जबकि निर्माण कब हुआ था इनका? तो 1828 में इनकी निर्माण हुआ था। यह क्यों निर्माण हो गया था? निर्माण हुआ था क्योंकि भारत में आया था साइमन कमीशन। और ये कब आया था? 1928 में आया था। 1928 में ये क्या कर रहे थे? लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। इसलिए यहाँ पे हो गया इनके ऊपर क्या? लाठी चार्ज हो गया और उसमें इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी। जन्म कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1665 में। मृत्यु कब हुई थी? 1928 में। यहाँ पे जो है आपके साइमन कमीशन आया था भारत से, वहाँ पे ब्रिटेन से, तो उसमें 1928 में आया। इसमें ये विरोध करना चालू किया, इसमें लाठीचार्ज हुआ और इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? तो महात्मा गांधी का भारत में पूछ रहा है ना, तो चंपारण बताएंगे। चंपारण। अब जबकि आपसे पूछे कि भारत का महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह केवल पूछे तो आप लोग बताएंगे कहाँ पे? तो वो आप लोग अफ्रीका बताएंगे। अफ्रीका में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। और जो कि चंपारण वाला कब हुआ था? ये 1917 में हुआ था। ये नील की खेती के संबंध में था। नील की खेती के संबंध में था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? कुछ चीजें गांधी के बारे में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आप लोग बताएंगे। तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 में एक गांधी इरविन समझौता। आपसे पूछे कि साबरमती आश्रम कहाँ पे स्थित है? साबरमती जो है आश्रम कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका 1916 में। ये अहमदाबाद में स्थित। कहाँ पे? अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक। आपसे पूछे कि स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया? स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया? तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में चलाया गया। जबकि आपसे पूछे कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब चलाया? असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब चलाया? तो असहयोग आंदोलन 1920 में स्थगित चौरी चौरा कांड के बाद 1922 में। और आपसे पूछे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया था गांधी जी ने? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया 1930 में। ठीक, 1930 में से चलाया गया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी ने भारत का पहला सत्याग्रह चंपारण, बिहार में 1917 में। चंपारण कहाँ पे? बिहार में। अब बात करते हैं नील की खेती के संबंध में था। किसकी खेती? नील की खेती। भारत वैसे ही पूछे पहला सत्याग्रह कहाँ पे? तो ये अफ्रीका में किए थे 1906 में।
और गांधी विन समझौता 5 मार्च 1931। और स्वदेशी आंदोलन शुरू कब हुआ, तो 1905 में शुरू किया। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। 1916-17 भी कहीं पे मिलता है। और बात करते हैं ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। और बात करते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, तो बांदीपुर जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि यक्षगान लोक नृत्य कहाँ का, यक्षगान लोक नृत्य कहाँ का, तो यक्षगान जो लोक नृत्य है ये भी कहाँ पे, कर्नाटक में। ठीक, यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक में। आपसे पूछे कि जोग या फिर गरसोप्पा, जोग या गरसोप्पा, या फिर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी ये जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो शरावती नदी पे स्थित है, शरावती नदी पे स्थित है। और कहाँ पे, कर्नाटक में भी स्थित है, कर्नाटक पे शरावती नदी पे। अब बात करते हैं कुचिकल झरना कहाँ पे स्थित है। आपसे पूछे कि कुचिकल, आपसे पूछे कि कुचिकल जो है ये झरना कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आपके कहाँ पे, कर्नाटक में स्थित है। कौन सी नदी, वराही नदी पे कर्नाटक में स्थित है। कौन सी नदी, वराही नदी पे कर्नाटक में स्थित है। आपसे पूछे कि कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ पे स्थित है, कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ पे स्थित है, या फिर केजीएफ कहाँ पे स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक, तो कुछ उत्पादन के बारे में आपसे पूछे कि कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन, या फिर आपसे पूछे कि सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो इसका सर्वाधिक उत्पादन जो है कर्नाटक राज्य करता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में। और यक्षगान लोक नृत्य कहाँ का, कर्नाटक में। जोग गरसोप्पा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ पे, शरावती नदी पे कर्नाटक में स्थित है। कुचिकल झरना कहाँ पे स्थित है, कुचिकल झरना ये कर्नाटक में वराही नदी पे। कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में स्थित है कोलार गोल्ड फील्ड। बात करते हैं कॉफी और सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, कर्नाटक में स्थित होता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। रजत रंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है, तो कल्लड़ है रजत रंगिनी पुस्तक के लेखक। इसमें क्या है, कश्मीर का इतिहास, कश्मीर का इतिहास है इस पुस्तक में। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं वहीं पे आप पूछे कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। ये सारे प्रश्न ये सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पुस्तक सारी पुरानी है, तो इस वजह से इसको हम बार बार याद करेंगे, विष्णु गुप्त। और आपसे पूछे कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो बुद्ध चरित्र के लेखक आपके अश्वघोष है। कौन, अश्वघोष है बुद्ध चरित्र के लेखक है। और आपसे पूछे कि यहाँ पे मिताक्षरा के लेखक कौन है, मिताक्षरा के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है विज्ञानेश्वर। कौन है, विज्ञानेश्वर है मिताक्षरा के लेखक है। ठीक, तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि रजरंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है, कल्लड़ है। कश्मीर का इतिहास इसमें दिया गया है। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णुगुप्त है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, अश्वघोष है। मिताक्षरा के लेखक कौन है, विज्ञानेश्वर है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया, तो अकबर ने किया दीन ए इलाही धर्म की स्थापना। कब, 1582 में इसकी स्थापना की। और आपसे पूछे कि दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया था, तो 1562 में किया था दास प्रथा का अंत। और आपसे पूछे कि जजिया कर समाप्त कब किया था, सबसे पहले तीर्थ यात्रा कर समाप्त अकबर ने कब किया था, तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त जो है ये 1563 में किया था। और आपसे पूछे कि जजिया कर अकबर ने कब समाप्त किया, जजिया कर समाप्त कब किया अकबर ने, तो 1564 में किया जजिया कर समाप्त। अब जबकि पूछे कि ये मुगल काल का अशिक्षित शासक कौन था, अशिक्षित शासक कौन था, तो मुगल काल में तो ये अकबर था मुगल काल में अशिक्षित शासक। और ये आगरा का किला बनवाया था अकबर, ये हमने बताया ही। आगरा का किला किसने बनवाया, तो ये अकबर ने कराया, अकबर ने बनवाया। जबकि दिल्ली का लाल किला किसने, शाहजहां ने बनवाया। इनका अकबर का जो जन्म आपसे पूछे कहाँ पे हुआ था, तो अकबर का जो जन्म के बारे में बात है तो ये अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। कहाँ पे, अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। और अमरकोट के दुर्ग की बारे में बात करें तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और मकबरा कहाँ पे बना हुआ है, अकबर का मकबरा कहाँ पे बना हुआ है, तो ये सिकंदरा में, अकबर का मकबरा सिकंदरा कहाँ पे, आगरा में बना हुआ है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लोकटक झील कहाँ पे स्थित है, तो लोकटक झील आपका मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे, मणिपुर में स्थित है। राजधानी क्या है मणिपुर का,
इम्फाल है। राजधानी क्या है? मणिपुर का इम्फाल है। देख लेते हैं ऊपर वाला। तो आपसे पूछे कि दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने 1582 में किया था। दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 में किया और तीर्थ यात्रा कर इसके बाद समाप्त किया कब? 1563 में। और जबकि जजिया कर समाप्त कब किया? ये 1564 में समाप्त किया जजिया कर। अशिक्षित शासक था कौन? अकबर। और बात करते हैं इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। मकबरा कहाँ पे बना हुआ है? सिकंदरा में मकबरा बना हुआ है। आगरा का किला किसने बनवाया? तो अकबर ने बनवाया था आगरा का किला, ठीक, जो कि आगरा में स्थित है। लोकटक झील कहाँ पे स्थित है? मणिपुर। इसमें एक नेशनल पार्क स्थित है, इसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? ये आपके मणिपुर में स्थित है। यहाँ पे एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, भारत का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और मणिपुर का लोक नृत्य आपसे पूछे क्या है? मणिपुर का जो लोक नृत्य है वो क्या है आपका? लाई हरोबा। लाई हरोबा लोक नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का। और बात करते हैं यहाँ पे दर्रा एक स्थित है मणिपुर में, जो क्या है? तूजू दर्रा कहाँ पे स्थित है? तूजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। आपसे पूछे डल झील कहाँ पे स्थित है? डल झील कहाँ पे स्थित है? आपसे पूछे कि वूलर झील कहाँ पे स्थित है? वूलर झील कहाँ पे स्थित है? तो ये दोनों का जवाब आपका हो जाएगा कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, ठीक। डल झील, वूलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं लोकटक झील कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में। इम्फाल राजधानी है और यहाँ पे लोकटक झील पे मणिपुर में ही बना हुआ है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। लोक नृत्य क्या है मणिपुर का? लाई हरोबा है। और जबकि दर्रा कौन सा पाया जाता है? तूजू नामक दर्रा पाया जाता है। डल झील, वूलर झील वहीं पे पूछे कहाँ पे स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। बात करते हैं भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। तो सबसे पहले ये देखेंगे ना कि भारत और श्रीलंका के बीच में खाड़ी कौन सी स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है? मन्नार की खाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। आपसे पूछे कि पाक जल संधि कहाँ पे स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। आपसे पूछे कि रामेश्वरम द्वीप कहाँ पे स्थित है? रामेश्वरम द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी युद्धाभ्यास होती है? तो ये भी आप लोग बताएंगे। तो कौन कौन सी युद्धाभ्यास? एक तो आपका हो जाएगा सिलीनेक्स, भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। और आपसे पूछे कि मित्र शक्ति किसके बीच में होती है? मित्र शक्ति, तो ये भी आपके भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। और याद रखेंगे जफाना प्रायद्वीप आपसे पूछे किस देश में है? तो जफाना प्रायद्वीप कहाँ पे स्थित है? तो ये श्रीलंका में स्थित है। कहाँ पे? श्रीलंका में स्थित है। जबकि आपसे पूछे कि एक यहाँ पे एक दर्रा स्थित है जिसका नाम क्या है? एलिफेंटा दर्रा। एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपके श्रीलंका में स्थित है। कहाँ पे? श्रीलंका में स्थित है एलिफेंटा दर्रा। और आपसे पूछे कि पूर्व का मोती किस देश को कहा जाता है? पूर्व का मोती किस देश को कहा जाता है? तो ये भी आपको कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी स्थित है, पाक जल संधि स्थित है, रामेश्वरम द्वीप स्थित है। लेकिन अब जब खाड़ी पूछेगा, खड़ी नहीं खाड़ी, तो आप लोग मन्नार की खाड़ी बताएंगे। तो युद्धाभ्यास कौन कौन सा होता है भारत श्रीलंका के बीच में? सिलीनेक्स, मित्र शक्ति। जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे स्थित है? श्रीलंका में। और एलिफेंटा पास कहाँ पे स्थित है? श्रीलंका में। पूर्व का मोती किस देश को कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। और भारत के एकमात्र रेल इंजन की खोज किसने की? भारत में रेल इंजन की खोज आपसे किसने किया? तो आप लोग बताएंगे जॉर्ज स्टीफन ने किया। जॉर्ज स्टीफन ने किया रेल इंजन की खोज। लेकिन आपसे पूछे कि भारत में रेल इंजन कहाँ पे बनाए जाते हैं? भारत में रेल इंजन का निर्माण कहाँ पे किया जाता है? तो रेल इंजन का जो निर्माण है भारत में, ये वाराणसी में किया जाता है। कहाँ पे? वाराणसी। वाराणसी किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन पूछा जाता है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन का क्या नाम है? ये सभी प्रश्न आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। उसका क्या नाम है? फेयरी क्वीन। क्या है? फेयरी क्वीन नाम है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और वहीं पूछिए आपको टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो लोगी बेयर्ड ने किया टेलीविजन का आविष्कार। किसने? लोगी बेयर्ड ने किया टेलीविजन का आविष्कार। और बात करते हैं एक्सरे का आविष्कार किसने किया?
एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टजन ने किया एक्सरे का आविष्कार। और रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने किया रेडियो का आविष्कार। तो ये सारी चीजें भी एग्जाम में रिपीट होती हैं, पूछा जाता है। तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने। रेल इंजन का खोज किसने किया? जॉर्ज स्टीफन ने। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? लोगी बेयर्ड ने। वहीं पे रेल इंजन का निर्माण भारत में कहाँ पे? वाराणसी उत्तर प्रदेश में होता है। और सबसे पुराना चालू रेल इंजन का नाम फेरी क्वीन है। और एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने किया और रेडियो का खोज किसने? मार्कोनी ने किया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो थैंक यू, आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़े। और खुश रहिए और खूब पढ़िए। ठीक, बढ़ते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।